Hello student, I am Praveen sir. I am going to teach you heredity and evolution. This is the first chapter of your 10th standard textbook, Science and Technology part 2. Okay, so let's start with the topic heredity. Heredity means होता क्या है? The transfer of biological characters from one generation to the next one with the help of genes is called the heredity. मतलब ये होता है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि कोई भी फिज़िकल या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स के अंदर होती है, वो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को मिलती है, सो उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी. ओके, सो हेरिडिटी जो है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेरिडिटी प्रिंसिपल होता है, बेसिक प्रिंसिपल, उसको बताने वाले साइंटिस्ट का जो नाम था वो था जोहान ग्रेहम मेंडल. सो मेंडल ने ये बताया बेसिकली कि हेरिडिटी बेसिक प्रिंसिपल होता क्या है. ओके, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हेरिडिटी के कुछ एग्जांपल्स भी दिए जो हेरिडिटी चेंजेस के एग्जांपल, जैसे कि उन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन किया, तो उन्होंने पोटैटो प्लस टोमेटो को इंक्लूड करके हाइब्रिडाइजेशन करके उसका उन्होंने बनाया पोमेटो. सेम लाइक दैट, जैसे कि एनिमल्स में आप देखोगे तो एनिमल्स में मेल लायन एंड फीमेल टाइगर यानी लायन प्लस टाइगर का हाइब्रिडाइजेशन, उनके जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन करके हमने बनाया लाइगर. ओके, सो उसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं वो नेक्स्ट साइंटिस्ट है ह्यूगो डी रीज. उन्होंने बताया कि जो म्यूटेशनल थियोरी होती है वो क्या होती है. म्यूटेशन थियोरी में बेसिकली होता है कि जो न्यू स्पेशीज होते हैं और उनकी जो वेराइटीज़ होती है वो म्यूटेशन थियोरी के अंदर इंक्लूड होती है. आफ्टर दैट साइंटिस्ट एवरी मैकार्थी एंड मैक्लॉइड ने ये बताया कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी के अंदर डीएनए प्रेजेंस होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट वायरसेस, यानी कि वायरसेस को छोड़ के खाली. उसके बाद जैकॉर्ड एंड मोनॉर्ड ने ये बताया कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करना है, जो कि हम डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसका यूज़ करके हम प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर आपके कुछ हेरिडिटी के यूज दे दिए हैं. यानी हेरिडिटी का जो बेस्ट फ़ायदा है वो ये है कि हम जो भी हेरिडिटी डिसऑर्डर होते हैं उसको हम चेक कर सकते हैं. कि अगर सपोज़ कीजिए कि कोई भी, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, ये हेरिडिटी डिसऑर्डर का एक एग्जाम्पल होता है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं और उस जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक भी किया जा सकता है. दूसरा फ़ायदा ये है हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल एंड प्लांट. अलग अलग वेराइटी का प्लांट और हम जो एनिमल है उनका हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पोटैटो प्लस टोमेटो का एग्जांपल दिया तो बनता है पोमेटो, एंड लायन प्लस टाइगर का एग्जांपल दिया तो आपका बनता है दैट इज़ लाइगर. और इंडस्ट्रियल पर्पस से भी इसका यूज़ होता है. अलग अलग वैरायटी के जो माइक्रोस होते हैं वो उनका भी हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है. जैसे कि आपको पता है कि एस्ट, फंगाई, इन सब का जो होता है अलग अलग फूड मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है. ओके, सो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखेंगे बेसिकली कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है वो डीएनए के थ्रू कैसे किया जाता है. तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. तो इस टॉपिक के अंदर एक वर्ड आता है, वो वर्ड है सेंट्रल डोग्मा. अब ये सेंट्रल डोग्मा होता क्या है? सेंट्रल डोग्मा मतलब अगर आप बहुत सिंपल टर्म में समझना चाहे तो मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी जो है वेरियस फंक्शन कैरी आउट करती है, जैसे कि एक्सक्रीशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन. तो ये एक्सक्रीशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन की. तो प्रोटीन अब हमें कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन लाने के लिए यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए हमें डीएनए जाना पड़ेगा, डीएनए को ढूंढना पड़ेगा. और डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका यूज़ करके जो है हम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा. अब होता कैसे है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि डीएनए का यूज़ करके हमने एमआरएनए पहले बनाया और एमआरएनए से हमने फिर बनाया प्रोटीन. तो यहाँ से डीएनए और एमआरएनए, यानी डीएनए से जब हम एमआरएनए बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. और जब एमआरएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में सिर्फ एमआरएनए ही इन टेक्स प्लेस होता है. ओके, उसके अपोजिट यहाँ पर जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है उसमें एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए भी इंक्लूड होता है. एमआरएनए का मतलब तो होता है मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए का मतलब होता है
ट्रांसफ़र आरएनए। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है ये न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। सो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस दोनों प्रोसेस कंबाइन होके क्या बनाते हैं, सेंट्रल डोग्मा। तो यहाँ पर आपका सेंट्रल डोग्मा का डेफिनेशन दिया हुआ है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू द आरएनए इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा। ओके, तो ये सेंट्रल डोग्मा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। सो आते हैं आपके नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक जो दिया गया है, वो टॉपिक का नाम है दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एज पर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए का ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके, उसके अंदर ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो इन्हीं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जो है एमआरएनए कॉपी करता है और वो क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, राइट। तो पहले तो डीएनए का स्ट्रक्चर आप समझेंगे। अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ समझ गए तो आसानी से आप जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को भी समझ जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का मतलब होता है कॉपी करना, मीन्स कि यहाँ पर हम डीएनए के जैसा ही एक दूसरा नया कोडिंग फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये कंप्लीट हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये डबल स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पर ये फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया जो पिंक लाइन से मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, और सेकंड स्टैंडर्ड जो हो गया आपका ये ग्रीन लाइन से हो गया, ओके। इसके अंदर ये जो लाइनिंग है ये होती है न्यूक्लियोटाइड्स। इस न्यूक्लियोटाइड्स को मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये कोडिंग इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर, वो इस तरीके से फॉर्म होती है। अगर ये फर्स्ट पेयर के अंदर है, यानी कि आपका फर्स्ट स्ट्रैंड के अंदर है, तो ये सेकंड स्ट्रैंड होता है। तो ये फर्स्ट स्ट्रैंड के अंदर अगर ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा, फर्स्ट के अंदर अगर टी है तो सेकंड के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा, यहाँ पर जी है तो सी होगा और सी है तो जी होगा। ये मैंने कलर वही दिए हुए हैं जो यहाँ पर आपके डायग्राम के अंदर प्रेजेंट किया गया है, तो ये आपको समझना जरूरी रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट लेते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट लेता हूँ, इस सेगमेंट को बोलते हैं जीन। अब ये जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि ये सेगमेंट मैंने एक छोटा सा ऐसे सेगमेंट लिया, ये लाइनिंग उसके अंदर यहाँ पर ड्रॉ की, तो ये आपका जीन है, तो पर्टिकुलर एक्टिविटी को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ये तीन चीज़ों से मिलके बनता है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। बेसिकली ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं उसके अंदर शुगर और फॉस्फेट ये सेम ही होते हैं, बट नाइट्रोजन बेस जो होता है ये डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कैसे होते हैं, ये भी चार चीज़ों से मिलके बनते हैं, दैट इज़ एडिनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन, साइटोसिन। तो वहाँ पर हमने उनको अल्फ़ाबेटिकल वाइज जो है प्रेजेंट कर दिया है, एडिनाइन का ए, थाइमाइन का टी, गुआनाइन का जी और साइटोसाइन का जो है सी, यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर दिया। तो ये सीक्वेंस इस तरीके से मायने में, मतलब कि ये जीन को जब हम ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट, ये आपका फर्स्ट स्ट्रैंड हो गया और ये सेकंड स्ट्रैंड हो गया। तो फर्स्ट स्ट्रैंड में अगर एडिनाइन है तो सेकंड स्ट्रैंड में उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो थाइमाइन आएगा। उसी तरीके से फर्स्ट स्ट्रैंड में अगर थाइमाइन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो आएगा ए आएगा। उसी तरीके से अगर जी है, गुआनाइन है, तो सेकंड स्ट्रैंड में उसका कॉम्प्लीमेंट्री सी आएगा। और फर्स्ट स्ट्रैंड में अगर आपका साइटोसिन है तो उसी तरीके से सेकंड स्ट्रैंड में आपका आएगा जी। और ये सीक्वेंस फर्दर कंटिन्यू होते रहेंगे, यानी कि ये किसी भी माइनर में कंटिन्यू होते रहेंगे। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायग्राम में, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रैंड में आप देखेंगे दैट इज़ द ए टी जी सी, फिर आगे सीक्वेंस कंटिन्यू हुआ ए जी सी टी जी, बट उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो वही रहने चाहिए सेकेंड स्ट्रैंड के अंदर। यानी सेकेंड स्ट्रैंड के अंदर जैसे कि ए का टी है, टी का ए है, जी का सी है, सी का जी है, अगेन ए का टी, जी का सी, सी का जी, टी का ए और जी का सी, ओके। तो हमें करना क्या है, हमें इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं जेनेटिक कोड, ओके। तो इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हमको यूज़ करना है और इससे प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करना है। तो मुझे ये जो फर्स्ट स्ट्रैंड के अंदर इंफॉर्मेशन है ये वापस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो सेकंड स्ट्रैंड है उसका वापस एक कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊँगा, राइट। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन में इतना नहीं होता है, ओके। तो
क्या करना है, हमें डीएनए का यूज़ करके प्रोटीन बनाना है। तो दूसरा डीएनए तो हम बना नहीं सकते क्योंकि ये सारे प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एमआरएनए का एक कॉपी करते हैं। तो मतलब कि ये स्ट्रैंड जो होते हैं इस तरीके से आपके स्ट्रैंड रहते हैं। तो सेल क्या करता है, सेल ये जो आयंस है यानी बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो लाइनिंग है ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सेल इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ओके, यहाँ से ब्रेक कर देगा, और जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आप जैसे ये डायग्राम में देखोगे, यहाँ पर एमआरएनए जो होता है, इन दोनों स्ट्रैंड, ये डीएनए का ये जो है ये फर्स्ट स्ट्रैंड है, और ये जो नीचे ग्रीन वाला है ये सेकंड स्ट्रैंड है। यहाँ पर इनके अंदर जो ये रेड कलर से दिखाई दे रहा है आपको, ये एमआरएनए इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ओके, एमआरएनए क्या हो जाएगा, इसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो एमआरएनए जो है डीएनए के फर्स्ट स्ट्रैंड को कॉपी करना स्टार्ट करेगा। तो ए का यू में कन्वर्जन हो गया, टी का जो है ये ए बन जाएगा। ओके, जी का जो है आपका सेम एज इट इज सी रहेगा, और एंड सी का जो सीक्वेंस बनेगा एमआरएनए में वो हो जाएगा आपका जी। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि पहले जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड बन रहे थे, ए का ऑलवेज भी टी बन रहा था, बट यहाँ पर एमआरएनए का जब सीक्वेंस बन रहा है तो ए के साथ में यू का कंपैरिजन यानी यू का पेयरिंग आ रहा है। तो यहाँ पर यू इसलिए लाया गया बिकॉज ये एमआरएनए जो है आगे चल के टीआरएनए के साथ ज्वाइन होगा, यानी टीआरएनए के साथ पेयरिंग करेगा। तो टीआरएनए में ऑलरेडी टी होता है, तो इसलिए एमआरएनए के अंदर हमने टी को यहाँ पर नहीं रखा, टी को हटाकर वहाँ पर हमने यू को रखा है। ये बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये एमआरएनए डीएनए के इस सीक्वेंस को कॉपी करके न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो ख़त्म होता है। उसके बाद जो आपका प्रोसेस आता है वो आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब होता है कि जो एमआरएनए ने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी की है, ओके, उस जेनेटिक कोड को सेल जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है, और जब वो उसे अंडरस्टैंड करता है तो आगे प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन का डेफिनेशन हो जाता है वो होता है, एज पर द कोडॉन ऑन एमआरएनए द टीआरएनए मॉलिक्यूल्स विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन इज ब्रॉट नियर द एमआरएनए, इस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो ये प्रोसेस क्या बोल रहा है कि जो भी एमआरएनए होते हैं, एमआरएनए के जो कोडॉन्स होते हैं उसके साथ में टीआरएनए का जब एंटी कोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन देता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। अब ये होता कैसे है जरा उसको समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, ओके, एक जेनेटिक फॉर्म का छोटा सा स्ट्रक्चर, और ये एमआरएनए का। तो ए के साथ जो कंबाइन हो रहा है वो है यू, टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी, अगेन ए के साथ यू, टी के साथ ए, जी के साथ सी, एंड सी के साथ जी। तो एमआरएनए करता क्या है, एमआरएनए जो है वो यहाँ पर इस सीक्वेंस को जो है वो डिवाइड कर देगा 3 पेयर्स में। ये एक पेयर्स हो गया, ओके, यानी कि 3 के फॉर्म में 3 डिफरेंट पेयर्स में डिवाइड करेगा। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोडॉन, यानी ये कोड के फॉर्म में रहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कोडॉन। तो सेम उसी तरीके से जब ये 3 पेयर्स में डिवाइड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज़ द ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये बन जाता है आपका ट्रिपलेट कोडॉन। तो ट्रिपलेट कोडॉन का डेफिनेशन क्या होता है, द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्टिंग ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका एमआरएनए है वो अपने आप को 3 पेयर्स में डिवाइड करता है, यानी कि हर एक पेयर्स में 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस जो होते हैं अरेंज होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, ओके। और जब ये इस तरीके से अरेंज होता है तो यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात होती है कि इस एमआरएनए को जो है ये राइबोसोम जो होता है इस तरीके से ग्रैब कर लेता है, ये इस तरीके से, यानी एक पेयर को, फिर दूसरे पेयर को, और ये थर्ड पेयर को। तो राइबोसोम जो होते हैं उसको ये ग्रैब कर लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स का फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसी प्रोसेस को जब ये डिवाइड करता है एमआरएनए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में अपने आप को, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को 3 पेयर्स में डिवाइड करता है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन, ओके। तो ट्रांसलोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, द राइबोसोम्स कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द एमआरएनए टू अदर
and by the distance of triplet codon. This process is called the translocation. ओके, सो यहाँ पे आपने देखा ट्रिपलेट कोडॉन में एक वर्ड था अमीनो एसिड. ये अमीनो एसिड होता क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि टीआरएनए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. ये एक रफली स्ट्रक्चर है. ओके, तो टीआरएनए में आप देखोगे यहाँ पर ये बेस पे एंटी कोडॉन लिखा हुआ है. एंटी कोडॉन का मतलब क्या होता है कि ये जो एमआरएनए का यहाँ पर कोडॉन है तो उसका हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब उसका अपोजिट पेयर होता है. जैसे कि यू है तो यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए है तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू. और सी है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जी. मीन्स कि अपोजिट मीन्स वर्ड यहाँ पर हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है. और ये जो अपर पोर्शन दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, ये होते हैं यहाँ पर हर एक टीआरएनए के साथ में यहाँ पर अमीनो एसिड होता है, राइट. तो ये अमीनो एसिड जो होते हैं ये एंटी कोडॉन की वजह से यहाँ पर तैयार होते हैं. तो देखते हैं आगे क्या फर्दर प्रोसेस होता है. अब होता क्या है कि ये टीआरएनए जो होता है ये एमआरएनए के साथ में आके यहाँ पर पैरिंग करना स्टार्ट कर देता है. जैसे कि आप देख सकते हैं आपका ये एमआरएनए है. ओके, तो एमआरएनए का अगर फर्स्ट हमने पेयर लिया यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का UAC, तो जब वहाँ पर टीआरएनए उसके साथ आके ज्वाइन होता है यानी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाता है, तो यहाँ पर U का A हो गया, A का U हो गया और C का G हो गया. और या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि A का U, U का A और G का C भी हो गया. तो ये एक प्रोसेस जो होता है ये राइबोसोम्स के अंदर ही होता है, राइबोसोम्स के बाहर इंक्लूड नहीं हो सकता है. तो इसी तरीके से यहाँ पर एक फर्स्ट प्रोसेस ये कंप्लीट होता है, ये बाद में कंप्लीट होने के बाद रिमूव हो जाता है. तो एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया इसी तरीके से. फिर दूसरा आता है, दूसरा कंप्लीट होने के बाद दूसरा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया. फिर इसी तरीके से थर्ड बनता है, थर्ड के बाद तीसरा, चौथा, ऐसे आपके अमीनो एसिड के एक चेन बन जाती है. और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. और इस तरीके से ये जब प्रोसेस पूरा अमीनो एसिड का कंप्लीट हो जाता है तो ये जो होते हैं ऑटोमेटिकली बिना किसी जब ये चेन कंप्लीट हो जाता है तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन बना लेता है. तो इस तरीके से आपका जो पूरा प्रोसेस होता है डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर. तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन किस तरीके से और बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे कि कैसे कंप्लीट होता है. सो मैं आपको वीडियो यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ. ये रहा वो वीडियो जिसमें आपका दिखाया गया है यहाँ पे डीएनए टू प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है. ये सेल है. ओके, सो सेल के अंदर जाएंगे धीरे धीरे. तो यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है. सो यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस बॉडी का सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होता है और क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए जो हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर है और डबल स्ट्रैंड भी है. ये फर्स्ट स्ट्रैंड और ये सेकंड स्ट्रैंड और इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं जीन. ये प्रोटीन्स हैं, इसका ये फॉर्मेशन हमें दिखाना है. तो यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि आरएनए पॉलीमरेज यानी कि जब यहाँ पर एमआरएनए इंक्लूड होता है डीएनए के अंदर तो यहाँ पर ये शेप जो है रेक्टेंगल टाइप का ले रहा है. तो और मैंने जो आपको दिखाया था यहाँ पर वो सर्कल यानी एक बबल टाइप का शेप ले रहा था, सर्कुलर टाइप का शेप. तो इस तरीके का, तो वो आरएनए पॉलीमरेज आपका यहाँ पर इस तरीके से बनता है. तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि वो बबल बनाएगा या फिर रेक्टेंगल बनाएगा, वो अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप के शेप ले सकता है. तो इस तरीके से ये इंक्लूड रहेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे ये आपके सारे एमआरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए के साथ पेयर कर रहे हैं. ओके, तो ये पेयरिंग कंटिन्यूसली चलते जाएगा और उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो एमआरएनए जो है वो यहाँ पर बबल से बाहर आ जाएगा. देन उसके बाद ये अपने आप को डिवाइड करेगा और उसके बाद ये सेल से बाहर आ जाएगा. मेरा सेल से बाहर आ रहा है.
सेल से बाहर आने के बाद ये ट्रिपलेट कोडॉन बनाएगा। तो ट्रिपलेट कोडॉन के लिए राइबोसोम्स ने उसको ग्रैब कर लिया यहाँ पर, ओके। और tRNA जो है उसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स देंगे, दैट मीन्स एंटी कोडॉन के साथ में। और यहाँ पर ये अमीनो एसिड होता है tRNA के टॉप पे, ओके। तो इस तरीके से tRNA जो है mRNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाते चले जाएंगे। और जैसे जैसे एक प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा वैसे सेकंड से थर्ड सारे प्रोसेस कंप्लीट होते चले जाएंगे। और ये जो अमीनो एसिड है ये एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में ऐसे ऐड होते चले जाएंगे। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी वो बॉन्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड की बॉन्डिंग होती है, यानी उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड लैंग्वेज। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इस तरीके से सारे अमीनो एसिड जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। आपको शो करता है यहाँ पर कि DNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन इस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशन। सो म्यूटेशन का डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। सडन चेंज ऑकरिंग इन द जेनेटिक मटेरियल इज़ नोन एज अ म्यूटेशन। मीन्स कि जो जेनेटिक मटेरियल का जो जेनेटिक कोड सीक्वेंस होता है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो म्यूटेशन का रीज़न होता है, ओके। सो जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देखोगे डायग्राम में, ये जेनेटिक जो मटेरियल है उसका एक सीक्वेंस बना हुआ है यहाँ पे TAACACGAGGT, राइट। तो रिप्लेसमेंट सीक्वेंस आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। जो सीक्वेंस था यहाँ पे आपका, ये सीक्वेंस जो आपका ACG था, ACG को रिप्लेस करके वहाँ पे GAT आ गया। तो ये म्यूटेशन का एक रीज़न होता है। तो म्यूटेशन की वजह से हेरिडिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, लाइक दैट सिकल सेल एनीमिया। और अगर जैसे कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को भी मिलता है, यानी पेरेंट्स से उनके होने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलता है, तो ये कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ भी हो सकता है एक्सेट्रा। और ये म्यूटेशन माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है। और म्यूटेशन एक एवरलास्टिंग प्रोसेस होता है विच लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। बट यहाँ तक ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है पेज नंबर 1 और 2 इस चैप्टर का ज़रूर पढ़ना है, तो आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और इवोल्यूशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू वेरी मच।